हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे। इससे रिलेटेड क्विज हमारा रहता है अभी भी, तो ये देख लेते हैं। वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा इज दैट इंडिविजुअल विद एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसका आंसर है सी, वेज 15% और मोर बिलो एक्सपेक्टेड बॉडी वेट। क्योंकि बुलीमिया में वेट चेंज नहीं होता है ज़्यादा, तो ये 15% से ज़्यादा अगर वेट कम है या उससे भी कम है तो वो एनोरेक्सिया है। बुलीमिया नर्वोसा अनलाइक एनोरेक्सिया प्रोड्यूसेस, इसमें आएगा आपका ये वाला बी, इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज द पर्सन वेट इज़ ऑफन नॉर्मल। बुलीमिया में पता नहीं चलता है जल्दी के बुलीमिया की प्रॉब्लम है क्योंकि नॉर्मल रहता है वेट। Question number 3. Carlo wakes up in a strange motel room. He doesn't know where he is or how he got there. He's not sure what day it is. This is most likely an episode of dissociative fugue. Because in fugue, we don't remember where we are from and where we have come from. उसमें याद नहीं रहता है कि कहाँ से आए हैं और कौन है, अपना नाम भी भूल जाता है कभी कभी। Next is the fact that dissociative disorders seem to have a large element of repression in them is related to the dash explanation of disorders. तो इन चारों थ्योरीज की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर रिप्रेशन वर्ड आ जाता है तो दैट एक्सप्लेनेशन बिलोंग्स टू साइकोडायनेमिक थ्योरी। देन स्टार्ट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से, जिसको हम ऑल्टर्ड रियलिटी भी बोलते हैं। ऑल्टर्ड रियलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं जो कि ऐसे लगता है वो रियल है पर वो होती नहीं है। और पहले इसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स भी बोला जाता था, जिसका मतलब होता है कि आउट ऑफ माइंड, वंस माइंड बिफोर वंस टाइम, मतलब अपने अपने माइंड से बाहर हो जाना। और स्किज़ोफ्रेनिया का रीनेम किया था ऑयगन ब्लोलर ने, जो एक स्विस साइकेट्रिस्ट है। एंड सो टू बेटर इलस्ट्रेट द डिवीजन, स्किज़ो का मतलब विद इन द ब्रेन एंड फ्रेन का मतलब अमंग थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट सीम्स टू टेक प्लेस इन पीपल विद डिसऑर्डर्स। तो फीलिंग्स और ब्रेन को जोड़ के ये वर्ड बना है स्किज़ोफ्रेनिया। एंड इसका लिटरल मीनिंग जो बनता है वो है स्प्लिट माइंड। स्प्लिट माइंड मीन्स एकदम कंफ्यूज हो जाना, माइंड एकदम कंफ्यूज टाइप का है। इट हैज़ ऑफन बीन कंफ्यूज विद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स which was one time called split personality. तो डिसोसिएटिव अलग है, आपको पता चल गया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है। जब आप स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसका और ये स्किज़ोफ्रेनिया के बीच का फ़र्क क्या है। A modern definition of schizophrenia describe it is as long lasting psychotic disorder. साइकोटिक मतलब क्या हुआ? साइकोटिक वर्ड आपको बार बार दिखता होगा लिखा हुआ है। साइकोटिक का मतलब ये होता है जिसमें हमें रियलिटी से अलग हो जाते हैं, हम समझ में नहीं आता रियलिटी क्या है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि रियल क्या है और फैंटेसी क्या है, और उसकी वजह से हमारे थिंकिंग पैटर्न में, इमोशंस में, बिहेवियर में, परसेप्शन में वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या है? इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। एक तो वेराइटी ऑफ सिम्टम्स है इसके अंदर, ये इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ही लंबी लिस्ट है सिम्टम्स की। डिसऑर्डर्स थिंकिंग आर कॉमन, थिंकिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो तो कॉमन ही है, जिनको हम डिल्यूजन बोलते हैं। और डिल्यूजन्स जो हैं दे आर सिम्टम दैट मोस्ट पीपल एसोसिएट विद दिस डिसऑर्डर। मतलब डिल्यूजन हो जिसको गलत सोच रहे हो, जिनकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो, उनको उल्टे सीधे फॉल्स बिलीफ होते हैं। डिल्यूजन वर्ड का आप सीधा सीधा मीनिंग याद कर लो, फॉल्स बिलीफ। उनको ऐसा लगता है जो चीज़ें नहीं भी हो रही हैं उनको वो चीज़ें फील होती हैं। अबाउट द वर्ल्ड दैट पर्सन होल्ड्स एंड टेंड टू रिमेन फिक्स्ड एंड अनशेकेबल इवन इन द फेस ऑफ एविडेंस। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ डिल्यूजन थिंकिंग का, कि कोई किसी पर्सन को लग रहा है कि बाकी लोग उसको मारना चाहते हैं, वो उसका पीछा कर रहे हैं, वो उसके ऊपर नज़र रखे हैं और उसको मारना चाहते हैं, इस टाइप की थिंकिंग हो जाती है जबकि कोई प्रूफ नहीं होता उसका। तो ये डिल्यूजनल थिंकिंग होती है। फॉल्स बिलीफ है, वो उसको मानते हैं बहुत ज़्यादा, एक बिलीफ की तरह बन जाता है। उसको, उस पर्सन को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। कॉमन स्किज़ोफ्रेनिक डिल्यूजन्स इंक्लूड डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लोगों को लगता है उन्हें कोई हर्ट करना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब इन विच पीपल बिलीव दैट अदर पीपल, टेलीविजन कैरेक्टर्स एंड इवन बुक्स आर स्पेसिफिकली टॉकिंग टू देम। मतलब जो चीज़ें हैं उसके आसपास रखी हुई वो उससे बात कर रही हैं। टेलीविजन में कैरेक्टर्स उससे बात कर रहे हैं, बुक में कैरेक्टर्स उससे बात कर रहे हैं।
delusion of influence in which people believe that they are being controlled by external forces. इन्फ्लुएंस में लगता है कि उनको कोई ऊपर से डेविल कंट्रोल कर रहा है, या उनको कोई एलियन कंट्रोल कर रहा है, या उनको कोई कॉस्मिक फोर्स कंट्रोल कर रहा है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर या ग्रैंडियोस डिल्यूजन जिसे बोल सकते हैं, उनको ये लगता है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं और उन्हें इस वर्ल्ड में कहीं बाहर से भेजा गया है, दूसरी दुनिया से भेजा गया है कोई स्पेशल मिशन पूरा करने के लिए। तो ये कौन कौन से हमने डिल्यूजन पढ़े हैं? पहला परसिक्यूशन पढ़ा, जिसमें मैंने बोला कि उन्हें फील होता है कि उनको कोई हर्ट करना चाहता है। दूसरा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस पढ़ा, जिसमें उनको लगता है कि जो टेलीविजन में लोग हैं और जो कहीं पे भी कोई भी चीज़ है वो उसके बारे में बात हो रही है, बुक्स आर स्पेसिफिकली टॉकिंग टू देम, उससे उससे कुछ कह रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको कोई और कंट्रोल करता है, उनकी एक्शंस को, कोई डेविल है उनके ऊपर या उनकी कोई एलियन है जो कंट्रोल करता है। चौथा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, मतलब उन्हें लगता है कि वो बहुत पावरफुल है और कहीं दूसरी दुनिया से आए हैं, यहाँ पे कोई मिशन कंप्लीट करने के लिए आए हैं इस वर्ल्ड में। फिर डिल्यूजन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिल्यूजन थिंकिंग इज अलोन नॉट इनफ टू मेरिट अ डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स कॉल्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स in which primary symptom is the some form of delusion. In schizophrenia other symptoms must be present. They are saying कि अगर खाली डिल्यूजन है तो जरूरी नहीं है वो स्किज़ोफ्रेनिया हो। डिल्यूजन तो एक और डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली एक डिसऑर्डर है जिसको हम डिल्यूजन डिसऑर्डर बोलते हैं, वो तो उसके भी सिम्टम सेम होते हैं। तो on the basis of the symptoms of delusion you cannot say it is only schizophrenia. स्किज़ोफ्रेनिया के और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि स्पीच डिस्टर्बेंसेस आर कॉमन। पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया विल मेक अप वर्ड्स, रिपीट वर्ड्स और सेंटेंसेस परसिस्टेंटली। मतलब अपने ही अलग तरीके के वर्ड बना देंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो बार बार उसको रिपीट करेंगे, सेंटेंसेस को बार बार बोलेंगे, वो 2-3 वर्ड्स को आपस में जोड़ के कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना देंगे जिसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लैंगिंग। सच एज, जैसे एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, कम इन टू हाउस, लाउस, माउस एंड चीज, इस टाइप से देखो राइमिंग वर्ड्स वो लगातार बोलते जाते हैं और मतलब वो रिपीट करते रहते हैं उन वर्ड्स को और अपने बनाए हुए खुद के वर्ड्स होते हैं। अब ये सेंटेंस कोई पर्सन अगर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो इस तरीके से बोलेगा, कम इन टू हाउस, देन लाउस, माउस, माउस, ऐसे बोलता ही जाएगा, वो रिपीट करता जाएगा। एंड एक्सपीरियंस सडन इंटरप्शन इन स्पीच, और सडनली फिर एकदम बंद हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं एकदम से। थॉट्स आर सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्ड एज वेल विद इंडिविजुअल्स विद स्किज़ोफ्रेनिया हैविंग हार्ड टाइम लिंकिंग देयर थॉट्स टुगेदर। तो थॉट्स भी थोड़े से हेवायर हो जाते हैं, मतलब उनके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा इरेशनल हो जाते हैं। कभी वो कुछ बोल रहे हैं, थॉट्स आर नॉट लिंक्ड, आपस में लिंक नहीं है थॉट्स का। कोई एक टॉपिक पे सोचते सोचते सडनली दे जंप टू सम अदर टॉपिक। Then people with schizophrenia may also have hallucinations. We all know what are hallucinations. जब हमें सुनाई, ये hallucination सिर्फ दिखने का नहीं है, इसमें सुनाई भी देती है वॉइसेस, दिखाई भी देती हैं। People that are not really there, उनको उस तरह की वॉइसेस सुनाई देंगी जैसे कोई उनके बारे में बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। Hearing voices is actually more common and one of the key symptoms. तो ये थोड़ा सा important मार्क कर लेना। हियरिंग वॉइसेस वाला जो सिम्टम है ये एक की सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का। मतलब अगर किसी को वॉइसेस सुनाई दे रही हैं तो सबसे पहला शक यही जाता है कि दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया। हेलुसिनेशंस इन्वॉल्व टच, स्मेल, टेस्ट। जितने भी सेंसेस हैं आपको ऐसा लगेगा कोई टच कर रहा है, आपको ऐसे स्मेल आएगी किसी चीज़ की जो नहीं है, या टेस्ट आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आर ऑल्सो अ की फीचर। एक की फीचर ये भी हो गया इमोशनल डिस्टर्बेंस। देन देर इज अ फ्लैट इफेक्ट, इज अ कंडीशन इन विच पर्सन शोज लिटिल और नो इमोशन। तो समटाइम्स एकदम फ्लैट फेस हो जाता है, मतलब कोई इमोशन ही नहीं है, एकदम फ्लैट हो रखा है फेस, उसमें इमोशनलेस बिल्कुल। एंड इमोशंस कैन बी एक्सेसिवली and or inappropriate. A person might laugh when it would be more appropriate to cry. तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है, या तो बिल्कुल ही सडनली फ्लैट फेस हो जाएगा, मतलब कुछ इमोशन ही नहीं है, और या फिर वो ऐसे टाइम पे अपना इमोशन शो करेंगे
जो बहुत इनअप्रोप्रिएट होगा, मतलब कि इफ देर इज अ सैड सिचुएशन दे विल स्टार्ट लाफिंग, और अगर मतलब कि ऐसी जगह पे हंसना शुरू कर देंगे जहाँ पे उनको नहीं हंसना चाहिए, तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। Person's behavior may also become disorganized and extremely odd. For example, some forms of schizophrenia are accompanied by periods of complete immobility. कंप्लीट इमोबिलिटी का मतलब है वो काफ़ी देर तक अपनी जगह पे, उसी पोजीशन पे और उसी तरीके से अजीब सा जेस्चर्स बना के फेस पे बैठे रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे जैसे हम स्टैचू नहीं कर देते हैं किसी को, तो वो वैसे ही पर्टिकुलरली काफ़ी देर तक उसी तरीके से एक जगह पे बिना हिले बैठे रहते हैं। दे में इन्वॉल्व वियर्ड फेशियल ग्रीमेसेस, और मतलब फेस पे अलग अजीब सी स्माइल और अजीब सा जेस्चर्स होते हैं। तो एपीए के अकॉर्डिंग क्या है, एटलीस्ट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट फ्रीक्वेंटली फॉर एटलीस्ट 1 मंथ टू डायग्नोज स्किज़ोफ्रेनिया। तो अभी हमने जितने भी सिम्टम्स पढ़े हैं उसमें से 2 होने ज़रूरी हैं, और वो एटलीस्ट 1 मंथ तक अगर परसिस्टेंटली वो सिम्टम दिख रहे हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जैसे कि या तो डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस हो, या डिस्टर्ब स्पीच हो, डिस्टर्ब इमोशंस हो, या डिस्टर्ब बिहेवियर। इनमें से कोई भी 2 सिम्टम्स, 2 सिम्टम्स, मिनिमम 2 सिम्टम्स आर रिक्वायर्ड टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, तभी हम बोल सकते हैं कि इट इज स्किज़ोफ्रेनिया। Attention is also a problem for many people with schizophrenia. They seem to have trouble screening out information and stimulation that they don't really need. तो क्या है, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन। जैसे हम सिलेक्टिव अटेंशन कैसे देते हैं, अगर हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों को स्क्रीन आउट कर देंगे अपने अटेंशन से, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम बुक की तरफ ध्यान देंगे। स्किज़ोफ्रेनिया जिनको होता है उनको प्रॉब्लम क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन आउट नहीं कर पाते हैं और एक जगह फोकस नहीं कर सकते। फिर कैटेगरीज हैं इसमें अलग अलग टाइप की। तो कैटेगरीज क्या है, although all people with schizophrenia share the symptoms already discussed to a certain degree, the way in which these symptoms show up in a behavior can be used to distinguish. अब टाइप्स में कैसे डिस्टिंग्विश होगा, बिकॉज जितने भी ऑल टोटल हमने सिम्टम्स पढ़े हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, किसी में दूसरे ज़्यादा होंगे, बेस्ड ऑन दैट उसके टाइप्स बन जाएंगे। तो टाइप्स क्या है देख लेते हैं। पहला है डिसऑर्गेनाइज्ड। पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया आर वेरी कंफ्यूज्ड इन स्पीच, हैव विविड एंड फ्रीक्वेंट हेलुसिनेशन। उनको बहुत फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होती है हेलुसिनेशन और बहुत क्लियर दिखता है, और इनअप्रोप्रिएट इमोशंस होती हैं, फ्लैट इफेक्ट होता है। फ्लैट इफेक्ट हमने क्या पढ़ा ऊपर कि एकदम फ्लैट फेस हो जाता है विदाउट एनी इमोशन। सोशली इम्पेयर्ड होते हैं, दे आर अनेबल टू एंगेज इन नॉर्मल सोशल रिचुअल्स ऑफ डेली लाइफ। गिगलिंग, सिलीनेस, नॉन सेंसिकल स्पीच, ये सारी चीज़ें कॉमन है। गिगलिंग मतलब हंसने लग जाना, धीरे से हंसने लग जाना कहीं पे भी। सिलीनेस, नॉन सेंसिकल मतलब नॉनसेंस बोलना कुछ भी, ये सब कॉमन है इनमें। दे में नॉट बेथ और चेंज क्लोथिंग, वो हो सकता है कि ऐसा कभी वो अपने कपड़े महीनों तक ना बदले या नहाए ना महीनों तक। और उनको यूरिनेटिंग और डेफिकेटिंग में भी प्रॉब्लम आती है इन पब्लिक, आइदर बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंस और डेलिब्रेट विश टू शॉक दोज वॉचिंग। तो ये मतलब टोटल पर्सनालिटी ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, कहीं पे भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, तो वो हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। फिर आता है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक इज लेस कॉमन। इसमें मोटर बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। मोटर मीन्स मसल्स वाला, तो मोटर वर्ड का मतलब मसल्स है। द पर्सन डजंट रिस्पॉन्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आइदर डजंट मूव एट ऑल। जैसे आपको लगेगा कि कोई स्टैचू रखा हुआ है, ना मूव करेंगे ना आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करेंगे, और अजीब से पोस्चर्स बना के एक ही जगह पे घंटों तक बैठे रहेंगे बिना हिले। उस कंडीशन को कैटाटोनिया बोलते हैं। ऑड लुकिंग पोस्चर्स होते हैं, और दे विल मूव अबाउट वाइडली इन ग्रेट एजिटेशन। इट इज एज इफ दे आर ओनली 2 स्पीड्स फॉर कैटाटोनिक, टोटली ऑफ और टोटली ऑन। तो या तो बिल्कुल ही मूव करेंगे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से, या एकदम वो होके स्टैचू होके खड़े हो जाएंगे। देन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होती हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मतलब उनको सुनाई देती हैं बातें, आवाज़ें सुनाई देती हैं,
और क्या सुनाई पड़ता है, जैसे कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है कि उनका मर्डर करना चाहता है कोई, या उनका कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस तरह की वॉइसेस सुनाई देती हैं कि somebody wants to harm them. People are typically persecution, grandeur, extremely jealous of another or several other persons, and although their thinking is not as scattered as that of someone with disorganized schizophrenia, their delusions tend to be bizarre. तो यहाँ पे delusions की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. पॉजिटिव सिम्टम्स क्या दिखते हैं इसमें? देयर अपीयर टू रिफ्लेक्ट एन एक्सेस और डिस्टॉर्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस. तो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन बहुत ज़्यादा होती हैं. नेगेटिव सिम्टम अपीयर टू रिफ्लेक्ट अ डिक्रीज ऑफ नॉर्मल फंक्शन सच एज पुअर अटेंशन एंड लैक ऑफ इफेक्ट. तो पॉजिटिव का मतलब क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं? हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन बहुत बढ़ जाते हैं. नेगेटिव मतलब क्या चीज़ें कम हो जाती हैं? उनकी अटेंशन कम हो जाती है, इमोशंस कम हो, इफेक्ट मतलब इमोशंस है, ये ध्यान रखना, इमोशंस कम हो जाती हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद ओवर एक्टिविटी इन सब कॉर्टिकल डोपामाइन एरियाज ऑफ द ब्रेन. तो यहाँ पे क्या होता है, जो डोपामाइन रिलीज होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का, उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से होती है. तो इसका मतलब इनको अगर ट्रीट करना हो तो कौन से ड्रग्स देने चाहिए जो डोपामाइन को कम कर सके? सो डोपामाइन रिड्यूसिंग ड्रग्स आर यूज्ड. ठीक है. देन नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है? दे इंक्लूड द इनएबिलिटी टू फिल्टर आउट स्टिमुलस, मतलब वो फोकस जो कम हो जाता है और इमोशंस कम हो जाती हैं, फ्लैट इफेक्ट आ जाता है, बोलना मुश्किल हो जाता है उनको, स्पीच प्रॉब्लम आती है, एपैथी मतलब किसी के साथ अपने इमोशंस को रिलेट नहीं कर पाते हैं, एम्पैथी होता है वैसे उसका ऑपोजिट एपैथी. देन विड्रॉल फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग अलग रहते हैं. और लोअर क्या होता है अब इस केस में, क्या है कि जो डोपामाइन एक्टिविटी है वो बहुत लोअर हो जाती है. सो द प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग ऑफ द फ्रंटल लोब, उस केस में फ्रंटल लोब हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए है उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है. बिकॉज देर इज अ डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द फ्रंटल लोब एरियाज. तो वहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है फ्रंटल लोब एरियाज में. This means also that outlook for recovery from schizophrenia with predominantly negative symptom is not good, as these symptoms do not respond well to medication. तो अगर किसी में नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा है तो उसका जो है ना ट्रीटमेंट थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज मेडिकेशंस वहाँ इफ़ेक्टिव नहीं होती. पॉजिटिव सिम्टम्स वालों को ट्रीट करना इज़ मच ईजियर देन पीपल विद नेगेटिव सिम्टम्स. कॉजेज क्या है इसके? व्हेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉज और कॉजेज, द बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल प्रिवेल्स. यहाँ पे कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है बेटर तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया को? वो है बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल. तो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या कह रही हैं कि जेनेटिक ओरिजिन्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे कि हमने देखा ऊपर भी, डोपामाइन हो गया या गाबा ग्लूटामेट हो गया, इनकी वजह से प्रॉब्लम आती है. या फिर अगर फ्रंटल लोब में डिफेक्ट्स हैं तो प्रॉब्लम आती है. ये बायोलॉजिकली इन्होंने रीज़न दिए हैं. सो डोपामाइन वॉज फर्स्ट सस्पेक्टेड व्हेन एम्फेटामाइन यूजर्स began to show schizophrenia like psychotic symptoms. One of the side effects of amphetamine usage is to increase the release of dopamine in the brain. अब जो लोग एम्फेटामाइन ड्रग्स यूज़ करते थे उनके में ये सिम्टम नज़र आने शुरू हुए थे. अब इसके यूज़ की वजह से क्या होता है, डोपामाइन रिलीज ब्रेन में बढ़ जाता है. वहीं से फिर कनेक्ट किया गया कि डोपामाइन बढ़ने से अगर सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया जैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स डोपामाइन ही एक रीज़न हो सकता है कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम है उसमें जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज बहुत ज़्यादा होता होगा. So drugs used to treat schizophrenia decrease the activity of dopamine. तो फाइनली यही उन्होंने कंक्लूड करा कि अगर हम डोपामाइन कम करने की कोई मेडिसिन दें तो ये पॉजिटिव सिम्टम है जो ओवर एक्टिविटी वाले, ये कंट्रोल में हो सकते हैं. However, the prefrontal cortex of people with schizophrenia has been shown to produce lower level than normal. अब जिसको नेगेटिव है उसमें ये नहीं होता है, जिनको नेगेटिव सिम्टम्स है, जिनके फ्रंटल लोब में ब्लड फ्लो कम हो जाता है,
उसमें ये फिर प्रॉब्लम, ये वाली जो ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करती है। और भी कुछ स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कॉज दे रहे हैं, जैसे कि द एक्सपेक्टेशन वुड बी रेट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया वुड वेरी वाइडली फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। In fact, 7 to 8 individuals out of 1,000 will develop schizophrenia in their lifetime regardless of culture. तो ये तो कुछ स्टडीज हैं जो बोल रही हैं कि 1000 में से 7 से 8 लोग ऐसे होंगे जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही पूरे लाइफ में, डिपेंड, उससे कल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद जो ट्विन स्टडीज होती हैं, ये देखने के लिए कि जेनेटिक का कितना रोल है। So family twin and adoption studies have provided strong evidence that genes are the major means of transmitting. That means कि जो genes है ना, उससे easily ये problem आगे अपने further generations में transfer हो जाती है। The highest risk for developing schizophrenia is if one has a blood relative with disorder is faced by monozygotic twins who share 100% of their genetic material with a risk factor of about 50%. तो even you have one blood relative जिसको ये प्रॉब्लम है, देन मोनोजाइगोटिक ट्विन में से एक ट्विन को 100% 50% चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर है कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, जिसमें 50% शेयरिंग होती है जीन्स की, वहां पे 17% रिस्क है। तो जहां पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस है जिनकी आपस में जीन्स की शेयरिंग 100% है, वहां पे 50% चांस है ये प्रॉब्लम होने का अगर उनका कोई रिलेटिव है तो। और जहां पे डाइजाइगोटिक ट्विंस है जिनके 50% जेनेटिक मटेरियल कॉमन होते हैं, वहां पे 17% रिस्क है उनमें से किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होने का। देन अडॉप्शन स्टडीज में क्या देखा गया है, adoption studies also support the genetic basis. In one study, biological and adopted relatives of adoptees with schizophrenia were compared to a control group of adoptees without schizophrenia. So the adoptees with schizophrenia had relative with schizophrenia but only among their biological relatives. अडॉप्शन स्टडीज़ में भी एक एविडेंस इनको मिला है कि जिनको अडॉप्ट किया जाता है, अगर उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसे जो बच्चे अडॉप्ट किए गए हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम अगर मिली है स्किज़ोफ्रेनिया की, तो वही रीज़न है कि उनके बायोलॉजिकल रिलेटिव्स हैं जो, उनमें भी ये चीज़ थी, इसीलिए उनके अंदर भी इस तरह की स्टडीज़ मिली है, जिससे ये चीज़ का आइडिया सपोर्ट हो रहा है कि जेनेटिक बेसिस होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। यहाँ पे ये चार्ट है जहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि कितना रिस्क फैक्टर होता है। अगर 2 स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स हैं तो बच्चों में कितना % रिस्क हो सकता है, या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कितना हो सकता है, और अगर कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब जो बहुत क्लोज रिलेटिव होता है उस केस में कितना चांस हो सकता है। तो ये तो जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर जेनेटिक फैक्टर एंटायरली अगर रिस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ हमने जो ऊपर पढ़ा कि आइडेंटिकल ट्विन में सिर्फ 50% चांस है, बाकी 50% क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और है, एक मॉडल और है जो इसको क्लियर कर देगा। वो मॉडल है स्ट्रेस वर्नेबिलिटी मॉडल। सो स्ट्रेस वर्नेबिलिटी मॉडल कह रहा है कि अगर जीन्स हैं ऐसे किसी के अंदर कि उसको आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो तब तक डेवलप नहीं होती जब तक वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट पे एक्सपोज ना हो जहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, सच एज प्यूबर्टी। तो अगर किसी टाइम पे वो लोग ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाते हैं, दे आर एक्सपोज टू एनवायरमेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है और ये प्रॉब्लम आगे फिर हो सकती है। लेकिन उससे पहले क्या है कि उनके अंदर जीन प्रेजेंट हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनको ये प्रॉब्लम हो ही। सो लाइफ स्ट्रेसेस फॉर द अफेक्टेड ट्विन वर डिफरेंट फ्रॉम दोज वन हु रिमेन्ड हेल्दी। तो जो ट्विन ऐसे हैं जिनमें लाइफ का स्ट्रेस ज़्यादा है, लाइफ स्ट्रेस ज़्यादा है, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे जिनमें नहीं है। दैट मीन्स उनके लाइफ में स्ट्रेसेस भी कम है। तो ये मॉडल ये बोल रहा है कि
जीन्स का जो रोल है वो भी है, लेकिन अगर आप उनको उस एनवायरनमेंट से कभी एक्सपोज नहीं करोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है कि उनके वो जो जीन्स है वो हमेशा डॉर्मेंट ही रहें और कभी उस तरह की प्रॉब्लम उनको आए ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। प्लस एक यहाँ पे और बात हो रही है कि जो ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक्स आजकल यूज़ करने लग गए हैं, जैसे MRI है या fMRI है, फंक्शनल MRI, उनसे ये अब पढ़ना थोड़ा सा इजी हो गया है, ये चीज़ चेक करना कि ब्रेन के कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इफ़ेक्ट पड़ता है जिनके ऊपर जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है। So these studies has made studies of the structure as well as functioning of the brain of those with schizophrenia. तो जो जिनको प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया की, उनके ब्रेन को स्टडी किया जाता है, उनको देख सकते हैं इमेजिंग के थ्रू कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। सो when compared to healthy control participants with schizophrenia showed structural differences in particularly 2 areas of the brain. एक का नाम है सिंगुलम बंडल, जो एरिया जो अगर देखो एक नॉर्मल बंदे के ब्रेन से कंपेयर करेंगे एक उस पर्सन को जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये कह रहे हैं 2 पर्टिकुलर ऐसे एरिया हैं जिसमें फ़र्क नज़र आता है। एक तो ये सिंगुलम बंडल है जिसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ फाइबर्स अंडरलाइन दी सिंगुलेट जाइरस लिंकिंग पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। आपको यहाँ पे ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा। दूसरा दी यूनिसेट फैसिलस। द यूनिसेट फैसिलस इज द न्यूरल फाइबर लिंकिंग फ्रंटल लोब टू दी टेम्पोरल लोब। तो एक ऐसा लिंक है जो फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से जोड़ता है, एक ऐसा लिंक है जो लिम्बिक सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इन दोनों एरियाज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनके स्ट्रक्चर्स बहुत अलग नज़र आते हैं। दिस मेक्स दीज एरियाज ऑफ द ब्रेन लेस एफिशिएंट इन सेंडिंग न्यूरल मैसेजेस टू अदर सेल्स, रिजल्टिंग इन डिक्रीज मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। तो जब ये वाले एरियाज इफेक्ट होते हैं तो ये सिग्नल आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उस वजह से हमारी जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिनको उनकी मेमोरी डिक्रीज हो जाती है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ब्रेन इमेजिंग के थ्रू स्टडी करके बताया है। And one more thing, measuring cortical thickness and tracking changes in the volume of gray matter and white matter is also। अगर जैसे हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर वाइट मैटर भी होता है तो उसकी थिकनेस में भी चेंजेस मिले हैं और एबनॉर्मल पैटर्न्स मिले हैं उनके अंदर जिनको ये प्रॉब्लम है। तो ये था बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीज़न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।